वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट, मैं डी.के. सिंह, फैकल्टी केमिस्ट्री एट फ्यूचर फोरम। आज का जो सेशन है हम केमिकल काइनेटिक को पढ़ेंगे। केमिकल काइनेटिक के जो पीछे का लेक्चर था उसमें हम लोगों ने बेसिकली टाइप ऑफ रेट को डिस्कस कर लिया था। आज जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन को पढ़ने जा रहे हैं। बिफोर स्टडी द रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, हम लोग कुछ क्वेश्चंस लगाना चाहेंगे। कुछ अच्छे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इन क्वेश्चंस की बात करूँ, ये जेईई में पूछा गया है, ये भी जेईई में पूछा गया है, ये बेसिकली जेईई 2020 में पूछा गया है, ये जेईई 2020 में पूछा गया है। कुछ और भी हम क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, इसका ऑप्शन अभी मैंने नहीं लिखा है, अभी लिख दूंगा बोर्ड पे। तो मैंने बोला कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं। देखोगे ऐसा मैंने क्वेश्चन उठाया है, जैसा ये क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन 2016 एम्स में भी पूछा गया है। मैं उस क्वेश्चन को आखिरी में नोट करवा दूंगा, आप खुद से करोगे। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि इफ़ रेट ऑफ अमोनिया इज 1.7 kg पर आवर देन कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ H2 इन ग्राम पर मिनट। अगर मैं पहले क्वेश्चन को डिस्कस करूं तो फर्स्ट क्वेश्चन में N2 प्लस थ्राइस H2 हम लोगों ने लिया है, ये ट्वाइस NH3 है ना। तो सबसे पहले रेट एक्सप्रेशन ही आप लिखोगे, वो क्या होगा, dx/dt इजकल टू ROR रेट ऑफ रिएक्शन, और ये होगा क्या बेटा, माइनस d N2/dt इजकल टू 1/3 माइनस dH2/dt इजकल टू 1/2 dNH3/dt। आ रही बात समझ में? अब अगर हम बात करें, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, अगर हम बात करें तो मैं आपको समझाना चाहूँगा, थोड़ा सा टाइम लूँगा बेटा, परेशान नहीं होना। क्या करते हैं, ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे हम लोग मास नहीं होता है, बेसिकली 1:3:2 का जो रेशियो है ये मोलर रेशियो है। क्या है? मोलर रेशियो है। लेकिन यहाँ पे मास दिया है। बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं कि सर इस क्वेश्चन में इसकी वैल्यू तो दिया है, आप लिख दोगे 1.7, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, और कहोगे सर ये 1/3 इंटू माइनस dH2/dt के बराबर हो रहा है, और यही आपसे पूछ रहा है सर। तो यहाँ से माइनस dH2/dt की वैल्यू कहोगे सर 1.7 इंटू 3 हो जाएगा, ऐसे ही कहोगे। ये गलत है, समझ में आ रहा है? ये गलत है। क्यों गलत है? मैंने फिर से बोला, ये मोलर रेशियो है, मोल के फॉर्म में आया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और आपने केजी के फॉर्म में निकाला है, तो ये तो कोई मैच ही नहीं है ना। तो ये मेथड गलत है भाई, ये मेथड गलत है। तो सही क्या है उस पर हम लोग आते हैं। देखोगे अगर केजी पर आवर में दिया है, इसको ग्राम पर मिनट में कन्वर्ट कर ले। ग्राम पर मिनट में अगर तुमसे कहूँ कन्वर्ट करने के लिए तो कैसे कन्वर्ट करोगे? ऊपर क्या करोगे, 1.7 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 60 होगा, मिनट में आ गया। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अगर मैं इसी को कहूँ कि मोल पर मिनट में निकालो बेटा, तो मोल पर मिनट में कैसे निकालोगे? इसको अगर हम लोग क्या करें, इसके मोलर मास से डिवाइड कर दें। देखना बेटा, तो इसका मोलर मास कितना होगा, 1.7 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 60 इंटू क्या कर लें बेटा, हम यहाँ से 34 कर लें। अमोनिया है ना। सब लोग ध्यान से देखो, इस स्टेप को देख लो, फिर हम आगे बताएं आपको। क्या ये हम लिख सकते हैं? बोलिए। 17 लिख देते हैं बेटा, अमोनिया हो ना, ये अमोनिया का मोलर मास 17 होता है। तो ये कैंसिल हुआ, बोलो। ये हम लोग ऐसे कर सकते हैं, इसको यहाँ एक 0 हटा के इसको हमने 1 कर दिया,
अब ये कितना होगा 100 डिवाइडेड बाई 60, ये कितना 5 डिवाइडेड बाई 3। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब हमें मोल पर मिनट में आ गया। अब यहाँ डायरेक्ट ये वैल्यू रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, माइनस डी, ऐसे देखोगे 1/2 dNH3 अपान dt विल बी इक्वल टू क्या, -1/3 माइनस dH2, ऐसे लिख लेते हैं, ओवर dt। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसकी वैल्यू तुम्हें दिया है, कितना दिया है, 1/2 इंटू 5/3 विल बी इक्वल टू 1/3 माइनस dH2 ओवर dt। ये 3 से 3 कैंसिल, बोलो ना भाई। तो ये कितना आएगा, इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ से हमें माइनस dH2 ओवर dt की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5/2 क्या, मोल पर मिनट। मैं आपको और समझा देता हूँ, लेकिन आपसे पूछा है ग्राम पर मिनट में, तो अगर ग्राम पर मिनट में इसको कन्वर्ट करोगे तो इस मोल में इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। मोलर मास हाइड्रोजन का कितना होगा, 2, तो ये होगा 5/2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, 5 ग्राम पर मिनट होगा। ये हमारा आंसर होगा। फटाफट नोट करो, 5 ग्राम पर मिनट इसका आंसर होगा। आ रही बात समझ में? बोलो। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, एम्स 2016 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को मैं बोल रहा हूँ, आप नोट करोगे, रफ करो इसको, बोलिए कैसे। यहाँ देखोगे क्वेश्चन क्या है, मैं इसको लिख रहा हूँ। कह रहा है ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 कह रहा है ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 to give oxygen and water, oxygen and to give 48 gram O2 is formed per minute। पूछ रहा है then calculate the formation of water in मोल पर मिनट। ये एम्स 2016 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को आप लिखो फटाफट इसको, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब मैं आगे बढ़ूं, इसमें दूसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन देखोगे तो मैं बताऊं, ये किसी साल जेई एडवांस में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है, एक कोई रिएक्शन है जो कि ए से बी में जा रहा है और इसका रेट एक्सप्रेशन दिया है आपको। रेट एक्सप्रेशन क्या है देखोगे, ये दिया है माइनस log dA ओवर dt विल बी इक्वल टू log dB ओवर dt +1 दिया है। तो पूछ रहा है मोलर रेशियो ऑफ A एंड B पूछा जा रहा है। बड़ा आसान है, log माइनस डी ओवर डी टी विल बी इक्वल टू log dB ओवर dt इज इक्वल टू 1। अरे 1 को हम log 10 लिख सकते हैं। हो गया, ख़त्म कहानी है। क्या लिख सकते हैं क्या, आप ही लोग बताइए।
तो यहाँ से अगर सारे जगहों से log हटा दें तो इसको लिख सकते हैं log माइनस dA/dt इजकल टू log dB/dt इजकल प्लस log 10। अब ये log m इंटू एन बन सकता है, log m प्लस एन को, ये बनेगा log माइनस dA/dt इजकल टू log dB/dt इंटू 10 लिख सकते हैं। और log को अगर यहाँ से हम हटा दें तो ये माइनस dA/dt इजकल टू 10 इंटू dB/dt होगा कि नहीं होगा, या हम इसको लिख सकते हैं dB/dt इजकल टू 1/10 माइनस dA/dt। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देख लो। तो इस रेट एक्सप्रेशन को देख के हम इक्वेशन नहीं लिख सकते हैं भाई। ए का कॉफिशिएंट कितना है 10, मतलब यहाँ 10 लिख दो। बी का कॉफिशिएंट कितना होगा 1, मतलब मोल्स ऑफ ए इज टू बी, मतलब मोल्स ऑफ ए इज टू मोल्स ऑफ बी की अगर मैं बात करूँ तो ये 10:1 होगा। यही आंसर है भाई, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, नोट करो। इस प्यारे से क्वेश्चन को प्यारे से दिमाग में आप नोट करने की कोशिश करें। समझ में आ रहा है? चले आगे बढ़ें। थर्ड क्वेश्चन हम लोग करेंगे, थर्ड क्वेश्चन करेंगे JEE 2020। थर्ड क्वेश्चन JEE 2020 का है, 2019 सॉरी 20 नहीं 19 का क्वेश्चन है। 20 के भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। कैसा है ये क्वेश्चन मैं आपको भी बताता हूँ। आया समझ में ये? चलो बोलो क्वेश्चन। यहाँ से मैं इसको पूरा यहाँ से रफ करता हूँ, देखोगे क्वेश्चन क्या पूछा गया है। इन द फॉलोइंग, एक रिएक्शन दिया है XA इजकल टू YB, ठीक है ना, और ये रेट एक्सप्रेशन दिया है, इस तरह का रिएक्शन दिया है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या दिया है रेट एक्सप्रेशन? अगर हम रेट एक्सप्रेशन की बात करें, रेट एक्सप्रेशन क्या होगा, log माइनस dA/dt इजकल टू log dB/dt प्लस 0.301। आपको मालूम है 0.301 log 2 की वैल्यू होती है। हो गया क्वेश्चन। तो log माइनस dA/dt इजकल टू log dB/dt प्लस log 2 होगा। अब ये फिर से log m प्लस n, log m इंटू n बन गया कि नहीं बन गया? तो यहाँ से log माइनस dA/dt इजकल टू log dB/dt इंटू 2 होगा, और यहाँ से माइनस dA/dt इजकल टू dB/dt इंटू 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? या अगर हम यहाँ से इस एक्सप्रेशन में लिखें तो dB/dt इजकल टू 1/2 माइनस dA/dt होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं मोल्स ऑफ A इज टू मोल्स ऑफ B विल बी इक्वल टू 2:1। तो अब ऑप्शन आपको सुनना पड़ेगा। इसमें ऑप्शन दिया था, ऑप्शन से मैच कराना था। क्या ऑप्शन दिया था मैं यहाँ लिख रहा हूँ। जैसे मैं ऑप्शन की बात करूँ तो ऑप्शन जिसमें इसमें पहला दिया था, फर्स्ट ऑप्शन दिया था N ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन, हो ही नहीं सकता। N ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन, ठीक है। दूसरा दिया था C2H6 एंड C6H6। थर्ड दिया था C2H4 एंड C4H8, ठीक है। और फोर्थ की बात करोगे N2O4 एंड NO2 दिया था।
आप देखोगे यहाँ पे आप देखोगे ये नहीं हो सकता, यहाँ पे C2H2 है और यहाँ पे 6 हो गया, तो 1 और 3 हो गया, यहाँ पे 1 और 2 हो गया, यहाँ पे कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है। तो आप देखोगे अगर हम इसका ट्वाइस करते हैं तो ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बोलो। तो ये वाला करेक्ट हो गया कि नहीं हो गया, सी ऑप्शन, C2H4 एंड C4H8 ऑप्शन सही होगा। देखो ना यार, ये दोनों एक दूसरे के ट्वाइस हैं कि नहीं है। इसको अगर हम क्या कर सकते हैं, 2 इंटू A इजकल टू B बन रहा है कि नहीं बन रहा है, देख लो। मतलब 2 इंटू C2H4 किसके बराबर होगा, C4H8 के बराबर होगा कि नहीं, ट्वाइस कर दो C4H8। क्लियर हो गया। तो ये रिलेशन सही है, मतलब ऑप्शन सी इसका राइट है। समझ में आ गया, बोलिए ये क्लियर हुआ। अगर क्लियर हो गया है तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्विंग जो हमारा सेशन था उसको कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। मैं बताऊं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन में हमारे लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। मैं आपको बता दूं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन में बात करें तो पहला होगा कंसंट्रेशन, दूसरा टेम्परेचर, तीसरा प्रेशर। ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, जिनको हमें क्वेश्चंस बनते हैं। वैसे बहुत सारे फैक्टर होंगे, 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करेंगे। सरफेस एरिया भी होगा, नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट भी होते हैं। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, किस मीडियम में आप करा रहे हो ये भी होता है। स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट भी इसको अफेक्ट करते हैं, सरफेस एरिया भी करते हैं, टेम्परेचर भी करता है। तो बेसिकली हमें थोड़ा थोड़ा थ्योरेटिकली हम सब पे फोकस करेंगे, बट ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम लोग 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे। लिखोगे पहला, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन में नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट फर्स्ट हेडिंग बनाओगे सभी लोग, फर्स्ट हेडिंग बनाओगे जिसको बोलते हैं नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, है ना बेटा। नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की हमने बात की है। क्या है इसका मतलब, नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का क्या मतलब है, उस बात को मैं समझाऊँ आपको। नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का अगर मतलब देखोगे तो हम कह सकते हैं, इसमें पहला जो हेडिंग होगा स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, फिजिकल स्टेट। क्या बेटा, फिजिकल स्टेट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, फिजिकल स्टेट की हम बात करते हैं। तो अगर हम रेट की बात करें, रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, तो गैस के लिए सबसे ज़्यादा, फिर लिक्विड के लिए, फिर किसके लिए, सॉलिड के लिए। पहली बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बोलो। मतलब सबसे ज़्यादा जो रेट होगा किसी सेम सब्सटेंस का, अगर रेट मेजर करना है तो उसके जो रिएक्शन करने की टेंडेंसी गैसेस स्टेट में होगी वो सबसे ज़्यादा होगा। समझ में आ रहा है। और गैसियस में भी होमोजीनियस गैसियस मिक्सचर, मतलब क्या है, इसमें फेजेज क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। फेजेज ऑफ रिएक्टेंट या एंड प्रोडक्ट सेम होना चाहिए। होमोजेनियस गैसियस मिक्सचर के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो मैक्सिमम होता है। ROR किसके लिए, होमोजेनियस गैसियस मिक्सचर के लिए सबसे ज़्यादा होता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि जो गैस होगा किसी सब्सटेंस को अगर 3 स्टेट में हम रख सकते हैं तो जो गैसेस स्टेट होगा उसका रेट सबसे ज़्यादा होगा।
फिर लिक्विड का होगा, फिर सॉलिड का होगा। गैसियस में भी उसमें देखना होगा कि वो होमोजीनियस मिक्सचर बनाए, होमोजीनियस गैसियस मिक्सचर बनाए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब इसमें दूसरा हम बात करेंगे सरफेस एरिया। मैं आपको बताऊं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या है इसका मतलब? मैं अभी आपको समझाता हूँ। लिखोगे इसमें पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं, नोट करो। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, surface area of reactant on breaking the substance is surface area of reactant on breaking the substance in small pieces increases in small pieces increases and due to increase in surface area the rate of reaction will increase। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या करेगा? इंक्रीज कर जाएगा। बोलो समझ में आ गया? आगे बढ़े। नेक्स्ट देखोगे, नेक्स्ट की हम बात करें केमिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे मैं बात करूं, रेट ऑफ रिएक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट। दूसरा इसमें लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। ये बात समझ में आ रहा है आपको? जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो स्टेबिलिटी ऑफ किसके बेटा? प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और रिएक्टेंट के साथ इन्वर्सली होगा। कैसे? एग्जाम्पल मैं बताऊं। हमने कहा कि ए से बी बनाना है। अगर मैंने कहा, पहला केस लिया, केस फर्स्ट लिया, इफ ए इज स्टेबल देन रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगी। भाई ए स्टेबल है ना, प्रोडक्ट में बनना ही नहीं चाहेगा तो रेट तो कम हो जाएगा ना। कहीं पे प्रोडक्ट हमारा पहले से स्टेबल है तो रिएक्शन क्यों करेगा भाई? इन केमिस्ट्री वाई रिएक्शंस टेक्स प्लेस, वाई केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस? बोलिए। एवरी रिएक्शन इन केमिस्ट्री टेक्स प्लेस ड्यू टू देयर स्टेबिलिटी, टू ऑब्टेन देयर स्टेबिलिटी। मतलब स्टेबिलिटी को ऑब्टेन करने के लिए हर रिएक्शन होते हैं। ये पहले से स्टेबल है तो रिएक्शन नहीं होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? कम हो जाएगा। लेकिन केस नंबर 2 में अगर मैंने कहा इफ बी इज स्टेबल, अगर बी स्टेबल है मीन्स प्रोडक्ट स्टेबल है, मीन्स प्रोडक्ट इज स्टेबल। अगर प्रोडक्ट स्टेबल है तो रिएक्शन प्रोडक्ट साइड भागना चाहेगा, स्टेबिलिटी की तरफ भागेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोल बेटा। और कुछ फैक्टर हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? मीडियम ऑफ रिएक्शन, और हो सकते हैं फील्ड ऑफ रिएक्शन, मतलब मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड, ये भी इफेक्ट करता है। मीडियम रिएक्शन एसिडिक, बेसिक
एंड न्यूट्रल। तो ये थ्योरेटिकली हमने जान लिया, इसका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, ये पॉइंट हमने ऐसे ही ऐड कर दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोल बेटा, ये बात आपको समझ में आ रही है? अगर ये बात समझ में आ रही है तो हम लोग आगे बढ़े। बोलो बेटा, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम जो नेक्स्ट इसमें स्टार्ट करेंगे टॉपिक, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसको हमें पढ़ना है। लगभग 2 लेक्चर तो हम उसी में रहेंगे, 2 से 3 लेक्चर पढ़ना होगा, 4 लेक्चर भी हो सकता है। क्यों हो सकता है, मैं आपको बताता हूँ। देखोगे, अगर हम बात करें, मैंने कहा कि हमें जो पढ़ना है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मतलब किसी रिएक्शन को करा रहे हो अगर, तो उस रिएक्शन में आप ऐसे देखोगे, कुछ A + B = C + D है। तो यहाँ पे मान लो CA है, ये क्या है, CB है, ये, तो इनके कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड करेगा। वो कैसे डिपेंड करता है उसको हम लोग समझेंगे। फ़िलहाल आप इतना जानो कि यहाँ पे अगर हम आपसे कहें, यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूँ, उस पॉइंट को समझोगे। मैंने कहा कि कंसंट्रेशन C = N/V होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? या C इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V होता है इफ़ N = N एक कोई कांस्टेंट है तो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और अगर V को कांस्टेंट करोगे तो C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N होगा। तो 2 बातें समझ में आ गई। C वॉल्यूम के साथ क्या होगा, इन्वर्सली होगा, और मोल के साथ क्या होगा, डायरेक्टली होगा। ये दोनों के लिए कंडीशन होगा। मैं ऐसे आपको बताऊं, यहाँ पे क्वेश्चन के फॉर्म करो, इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल देन रेट ऑफ रिएक्शन इज डबल। ये दिया कि कंसंट्रेशन को अगर ट्वाइस करते हैं तो रेट क्या होता है, ट्वाइस हो जाता है। तो पूछा रहे देन व्हाट इफेक्ट ऑन वॉल्यूम, ये आपसे पूछा गया। क्वेश्चन फिर से समझोगे। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ कंसंट्रेशन डबल, रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइम्स, देन फॉर सेम रिएक्टेंट व्हाट इफेक्ट ऑन वॉल्यूम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसा पूछा गया है। तो देखोगे, अगर कंसंट्रेशन को 2 टाइम्स करते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, 2 टाइम्स हो जाता है। और हमें मालूम है कि C इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V होगा, है ना। तो यहाँ से जो वॉल्यूम हमारा कितना दिख रहा है, हाफ दिख रहा है भाई। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बोलो, समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट हो तो पूछो भाई मुझसे। भाई कंसंट्रेशन बढ़ाने पे अगर रेट 2 टाइम्स हो रहा है तो फॉर सेम रिएक्शन वॉल्यूम में क्या हो, कंसंट्रेशन अगर 2 ट्वाइस करते हो तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो हाफ हो जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? कंसंट्रेशन वॉल्यूम का मैं रिलेशन बता रहा हूँ। अब बात करते हैं प्रेशर कंसंट्रेशन, मैं रिलेशन की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ? कंसंट्रेशन प्रेशर की मैं बात करता हूँ। देखोगे कंसंट्रेशन प्रेशर रिलेशन ऐसे समझोगे कि PV = nRT होता है या P = N/V/RT होता है। ये हम पहले से भी पढ़े हैं। या P = CRT होता है। अगर T को हमने कांस्टेंट किया, R तो एक पहले से ही कांस्टेंट है, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये एक रिलेशन है
इसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है, आगे इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। प्रेशर को कंसंट्रेशन में, कंसंट्रेशन को प्रेशर में चेंज करने से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनेंगे। क्या है उसका मतलब, यहाँ देखोगे हमने कहा कि प्रेशर और कंसंट्रेशन एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस क्वेश्चन में अगर कंसंट्रेशन को 2 टाइम्स करने पे रेट 2 टाइम्स हो रहा है तो प्रेशर में क्या इफेक्ट होगा, व्हाट इफेक्ट ऑन प्रेशर, बोलो फॉर सेम क्वेश्चन इफ कंसंट्रेशन इज ट्वाइस, तो बोलो प्रेशर क्या होगा, बोलो ट्वाइस होगा कि नहीं होगा, मतलब प्रेशर भी क्या होगा 2 टाइम्स हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। इसको नोट करो सभी लोग। पहले ये बड़ी छोटी मोटी बातें हम बता रहे हैं, मेन बात तो अब आने जा रहा है। क्या है वो बात, लिखेंगे, पहले इसको नोट करो, इसमें लिखेंगे भी और हम क्वेश्चंस भी लगाएंगे। चले बेटा रफ करें इसको। चलो अब ध्यान से देखो, अब बहुत अहम बात हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब जो हमारी डिस्कशन है उसको आपको देखना है। क्या देखना है, मैं आपसे बता रहा हूँ। मैं आपसे कहूँ कि लिखोगे कि ऐसे लिखोगे मैं बोल देता हूँ, लिखोगे रेट ऑफ रिएक्शन is found to be dependent of concentration in very complicated manner, and in this chapter we will discuss simplest form of dependency of rate on concentration। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? and this dependency is called rate law expression। क्या कहलाता है, रेट लॉ एक्सप्रेशन। जिसको हम बोलते हैं RLE या रेट एक्सप्रेशन। इंटीग्रेटेड रेट लॉ भी कई बार इसको बोला जाता है, मैं उसको भी समझाऊंगा। पहले इसको देखो, बेसिकली है क्या कि रेट ऑफ रिएक्शन, ऐसे लिखोगे रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन की पावर ऑर्डर। अगर मैंने कहा कि इस ऑर्डर को हमने n से रिप्रेजेंट किया तो कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन ROR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन की पावर n, या सम ROR रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू सम k टाइम्स कंसंट्रेशन की पावर n, where k is constant known as rate constant या स्पेसिफिक रेट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या बोलते हैं बेटा,
स्पेसिफिक रूल। क्लियर हो गया? फटाफट नोट करोगे। बोलो, समझ में आ गया? बोलो, ये क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं यहाँ से देखोगे के क्या है, एक रेट कांस्टेंट बोलते हैं या वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी बोलते हैं। मैं आपसे बताऊं, हमने लिखा ROR इजकल टू सम के टाइम कंसंट्रेशन की पावर n। अब हम बात करते हैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट की। मैं बात करूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या होगा, तो यहाँ से हम देखेंगे सम R इजकल टू के टाइम्स कंसंट्रेशन की पावर n। R की यूनिट क्या थी? मोल्स पर लीटर टाइम, ऐसा ही था। और कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? मोल्स पर लीटर। बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ से अगर हम यूनिट ऑफ के की बात करें तो वो क्या होगा? बोलोगे रेट अपान कंसंट्रेशन की पावर n। रेट की यूनिट क्या होता है? मोल्स पर लीटर। मोल्स पर लीटर पर टाइम डिवाइडेड बाई मोल्स पर लीटर की पावर में क्या है? n। ठीक है, अब तुम यहाँ से ध्यान से देखोगे, मोल्स पर लीटर ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? मोल्स पर लीटर की पावर, इसके पावर 1, इसके पावर n, 1 माइनस n। और ये क्या होगा? टाइम इनवर्स भी लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये के की यूनिट है या रेट कांस्टेंट की यूनिट है। फटाफट इसको नोट करिए, तुरंत। चलो बेटा, बोलो। देखोगे यहाँ से, अब मैंने कहा जो यूनिट ऑफ के है वह है मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n, और टाइम सेकेंड इनवर्स ले लिया। भाई टाइम आवर्स में हो सकता है, सेकेंड में हो सकता है, मिनट में हो सकता है, तो हमने सेकेंड में ही ले लिया है, ये हो गया। अब n की वैल्यू 0 को बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। n इजकल टू 1 को बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। n की वैल्यू 2 को बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। n इजकल टू 1/2 को बोलते हैं हाफ ऑर्डर रिएक्शन। अगर मैं यहाँ पे यूनिट ऑफ के की बात करूँ तो आप लिख सकते हो, देखो अगर n की वैल्यू 0 रखते हो, n की वैल्यू यहाँ 0 रखते हो तो ये क्या बनेगा? मोल पर लीटर, बोलो सेकेंड इनवर्स। अगर n की वैल्यू यहाँ पे 1 रखते हो तो ये तो पूरा 0 होके देखोगे, 1 माइनस 1 0, अगर पावर किसी के पास है तो 1, तो यहाँ से क्या बनेगा? सेकेंड इनवर्स। अगर n की वैल्यू यहाँ 2 रखते हो तो ये क्या बनेगा? बोलो मोल पर लीटर की पावर -1 सेकेंड। होगा कि नहीं होगा? बोलो ना भाई। या हम इसी को लिख सकते हैं क्या? लीटर पर मोल, सेकेंड इनवर्स था, सेकेंड इनवर्स। मोल पर लीटर था, अब लीटर पर मोल करके पावर हमने पॉजिटिव बना लिया। अगर n की वैल्यू 1/2 पुट करोगे तो ये हाफ ऑर्डर रिएक्शन होगा, और यहाँ पे क्या लिखोगे? बोलो मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस 1/2
सेकेंड पे माइनस पावर, ये होगा मोल पर लीटर का रूट भी कह सकते हो कि पावर में 1/2 भी कह सकते हो, मोल पर लीटर की पावर में 1/2। सेकेंड पे क्या होगा बेटा, इन्वर्स होगा। ये इसकी यूनिट हो गई। नोट करिए फटाफट, पहले इसको, पहले इतना नोट करिए। बोलिए, कर लिया नोट? अगर आप लोगों ने नोट कर लिया हो तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ें। बोलो, इधर रफ करते हैं भाई। देखोगे यहाँ पे, अगर मैं आपसे पूछूं, एक क्वेश्चन दूँ, क्वेश्चन बेसिकली ये जेई में एडवांस में पूछा गया था। बोला है कि फॉर पार्टिकुलर रिएक्शन value of rate constant is 3 into 10 की पावर माइनस 3 into 10 की पावर माइनस 3 लीटर स्क्वायर एल स्क्वायर m माइनस 2 और सेकेंड इनवर्स। एल स्क्वायर एम पे माइनस 2 एंड सेकेंड इनवर्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देन व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये क्वेश्चन है हमारा। चले, कैसे करोगे, क्या तरीके होंगे भाई, मैनर्स क्या आप इसमें यूज करोगे? देखोगे, मैं आपको बताऊं, इसको देखो, यहाँ पे बेसिकली है क्या कि अगर k की मैं बात करूँ तो k है 3 into 10 की पावर माइनस 3 लीटर स्क्वायर, मोल पे माइनस 2 और सेकेंड इनवर्स है। और अगर हम जनरल फार्मूले की बात करूं, जनरल यूनिट ऑफ के की मैं बात करूं, ये क्या होता है, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n, सेकेंड इनवर्स होता है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कि इसको m पे माइनस 2 l पे माइनस 2 कर सकते हैं। बोलो, m पे माइनस 2 l पे माइनस 2 कर सकते हैं, l को नीचे लाके, बोलो भाई, कर सकते हैं। ये कितना होगा, और सेकेंड इनवर्स कर सकते हैं। तो हम इसको कंपेयर कर देना। बोलो, अगर हमने यहाँ पे m पे माइनस 2 l पे माइनस 2 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं m/l की पावर माइनस 2, और ये माइनस 2 इसके बराबर होगा ना बेटा? देखो फटाफट, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस n इक्वल टू माइनस 2। तो n की वैल्यू कितनी होगी, बोलोगे? 2 + 1 कितना, 3। मतलब ऑर्डर क्या होगा इसका, 3 होगा।
क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फटाफट नोट करिए इसको, बोलिए, तुरंत नोट करिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं इसमें। नोट करो। ठीक है बेटा, ये हम लोगों ने कवर कर लिया ना, क्वेश्चन भी लगा लिया। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आगे के टॉपिक्स को, जिसमें हम लोग डिफरेंस बिटवीन रेट एंड रेट कांस्टेंट की बात कर लेते हैं, है ना। डिफरेंस बिटवीन रेट एंड रेट कांस्टेंट। देखोगे, मैं आपको बताऊं, हम लोग बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन रेट एंड रेट कांस्टेंट। कैसे समझोगे? मैंने कहा यहाँ पे रेट है और यहाँ पे हमने कहा रेट, यहाँ आर है, यहाँ पे रेट कांस्टेंट है, इसको के बोलते हैं। थोड़ा समझोगे। एक तो इसकी डेफिनेशन हमने पढ़ा है, पहला वो हो जाएगा। इसकी डेफिनेशन की मैं बात करता हूँ। आर इजकल टू सम के टाइम सी की पावर एन हो रहा था। अब देखोगे, अगर सी को हम 1 रखते हैं तो आर इजकल टू के होगा कि नहीं होगा? तो बेसिकली रेट कांस्टेंट इज रेट when concentration of all species is unity। इस बात को समझोगे कि रेट कांस्टेंट ही रेट है जब कंसंट्रेशन क्या हो, यूनिटी हो, जबकि यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन और प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। दूसरा देखोगे, अगर मैं रेट की बात करूं तो रेट ऑफ रिएक्शन वेरी विथ टाइम एक्सेप्ट जीरो ऑर्डर। यहां पे लिखोगे रेट कांस्टेंट डू नॉट depend upon time। तीसरा, rate of reaction depends upon concentration except जीरो ऑर्डर। इसमें लिखोगे रेट कांस्टेंट डिपेंड्स टेम्परेचर, कैटलिस्ट एंड एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है। चौथा डिफरेंस अगर दोनों में देखोगे यूनिट का, यहाँ यूनिट होता है मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है, और यहाँ पे होता है यूनिट क्या, मोल पर लीटर की पावर n-1 1 - n सेकेंड इनवर्स। ये कुछ बेसिक डिफरेंस था जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया, है ना। ये रेट और रेट कांस्टेंट के बीच का डिफरेंस हम लोगों ने कवर किया बेटा। नाउ हम लोग स्टार्ट करेंगे, कुछ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्या हम लोग को डिस्कस करना है मैं आपको बताता हूँ। पहले इनको नोट करो, बोर्ड पे जो भी लिखा है इसको नोट करिए, है ना। अब हम बात करने जा रहे हैं, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं।
क्या होता है ऑर्डर, जैसे मैंने बताया कि हमने पढ़ा है R इजकल टू सम K टाइम्स कंसंट्रेशन की पावर N। तो N क्या होता है, ऑर्डर। तो बेसिकली ऑर्डर को डिफाइन कैसे करेंगे, लिखोगे सम ऑफ पावर ऑफ concentration of all species which are used in rate law expression is called order of रिएक्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या है, सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ऑल स्पीसीज विच आर यूज इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। इससे समझोगे कुछ इस तरह से, इसको नोट करो पहले, फिर मैं इसको समझाता हूँ एग्जैक्टली इसका क्या मतलब है। मैंने कहा कि सम A प्लस B प्लस C इजकल टू C प्लस D, है ना। तो अगर मैं इस तरह से कहूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A की पावर में सम P, तो इसको बोलोगे P क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू A। इतनी बात। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है। ठीक है, बोल दो फटाफट। अब मैंने कहा कि दूसरे के लिए, पहला हुआ A के लिए, B के लिए मैं बात करूं, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B के पावर Q। जहाँ पे लिखोगे Q ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू क्या बेटा, B। सेम यहाँ भी लिखोगे, क्या लिखोगे, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो और फ्रैक्शनल, है ना। थर्ड की बात करें तो लिखोगे रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C की पावर R, where R is order of reaction with respect to C, may be positive, negative, जीरो और फ्रैक्शनल। इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 3। तो बाय लुकिंग इक्वेशन नंबर 1, 2, 3, देखो ध्यान से, 1, 2, 3, तीनों इक्वेशन को अगर हम देखें तो हम लिख सकते हैं क्या, हम क्या लिख सकते हैं भाई, इस बात को समझोगे, हम लोग लिख सकते हैं इसको, देखिए हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं सम R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A की पावर में P, B की पावर में Q एंड C की पावर में R। यह सम R इजकल टू सम K टाइम्स A की पावर में P, B की पावर में Q, C की पावर में R। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो अगर मैं यहाँ से पूछूं कि ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो वो होगा P प्लस Q प्लस R, या और करके लिख सकते हो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन
with respect to A plus order of reaction with respect to B plus order of reaction with respect to C, और ये क्या है P plus Q plus R। यही हमारा ऑर्डर का कंसेप्ट है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलिए, इसको नोट करोगे? नोट करिए फटाफट। ठीक है, बोलो बेटा, लिख लिया? नोट करते रहो इसको, सारे पॉइंट्स। बहुत ही बेसिक से मैंने पढ़ाया। किसी को अगर कोई डाउट होता है तो डाउट आप पूछते रहो। क्वेश्चंस हमने बहुत सारे लगाए, आप सिर्फ रूट्स को रिवाइज करते रहो। क्वेश्चन जो करवाए जा रहे हैं उनकी प्रैक्टिस करो। कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा उसको आप सॉल्व कर सकते हो, है ना। आगे बढ़ते हैं भाई। आगे हमें डिस्कस करना है, एक नोट्स बना के लिख लेते हैं कि लिखोगे यहाँ पे, एक नोट्स लिखोगे यहाँ पे। क्या है? ऑर्डर इज अ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू whose numerical value given in the problem or calculated in problem by given information। मतलब ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। हम किसी रिएक्शन को देख के नहीं बता सकते कि उसका ऑर्डर क्या होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऑर्डर से रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन है, इसको नोट करिए फटाफट, ठीक है ना। चलो भाई, आज का सेशन हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आगे जो क्लास होगा उसमें ऑर्डर पे क्वेश्चंस लगाएंगे और आगे हम लोग डिस्कस इसमें करेंगे वेरियस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर हो गया? तो कंसंट्रेशन के डिपेंडेंसी में ही हमको एक चीज़ मिल गई। अब इसको हम 2 लेक्चर तक पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑर्डर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस साल 2020 में भी फर्स्ट ऑर्डर से क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो भी जिस तरह से पढ़ाया जा रहा है उसको उसी तरीके से आप नोट्स के फॉर्म में लिखें और प्रॉपरली भाई डाउट पूछो। डाउट आप नहीं पूछते हैं और बहुत लेट लतीफ़ आप काम कर रहे हो, ये गलत है। आप बिल्कुल हमारे साथ चलो। भाई 50 मिनट, मैक्सिमम 50 मिनट का ये एक लेक्चर हो रहा है, आप इसको ख़त्म करो 50 मिनट में। ब्रेक लेने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ गया? चलो बेटा, आज का सेशन यहीं कंप्लीट करते हैं, ठीक है। थैंक यू।